एक बहुत ही अहम विभाग की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का। और उनके साथ इस सेशन को होस्ट करेंगी हमारी सहयोगी पूजा सचदेवा। थैंक यू आस्था। वेलकम ओपी चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। न्यूज 18 के इस मंच पर। थैंक यू मैम। द यंगेस्ट मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री। और मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वैसे मुझे लगता है सब जानते होंगे, IAS ऑफिसर रहे हैं, यानी कि प्रशासन का इन्होंने काम संभाला और अब शासन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, और वो भी वित्तीय विभाग, जिसके बिना प्रदेश चल ही नहीं सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कैसा लग रहा है? पहले तो ये सफर, एक ऐसी जॉब जिसको पाना हर युवा का सपना होता है, उसको आपने छोड़कर एक ऐसे राजनीति में कदम रखा जिसे दलदल कहा जाता है कि कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ पर लोगों क्या नजरिया राजनीति को लेकर, कम से कम यही होता है जी। जब मैं IAS रिजाइन किया, रायपुर कलेक्टर से रिजाइन किया, तो मेरे बहुत सारे वेल विशर को भी लगता था, मेरे शुभचिंतकों को भी लगता था कि ये क्या डिसीजन लिए हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बात करते थे। और आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जिसमें मुझे सवाल ना पूछा गया हो कि IAS से रिजाइन क्यों किया, और आपका पहला ही सवाल यही है। तो याद होगा आपको, आंसर रट गया होगा। हाँ बिल्कुल, लो तो हर मंच पे हर जगह मुझे जवाब पब्लिक फोरम पे देना ही होता है। तो बेसिकली मैडम मैं यही कहना चाहूंगा पूजा जी कि भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप में, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम में, हम पसंद करें या ना पसंद करें, हम लाइक करें या डिसलाइक करें, हम लव करें या हेट करें, लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट तो है पॉलिटिक्स ही। इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लाइक करें या डिसलाइक, इग्नोर नहीं कर सकते। या एब्सोल्युटली, यू कैन नॉट इग्नोर इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि हम सिस्टम से बाहर रहते हैं और पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दिस दैट एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं जब, और होता क्या है कि जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, जिसका करियर सेट होता है, जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो सोचता है कि मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं। तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा ट्रेजिक है। और चाणक्य ने कहा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अगर है इम्पोर्टेंट तो इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, बाहर से क्रिटिसाइज करने का कोई अर्थ नहीं है। और इस सोच के साथ मैंने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। और मैं थोड़ा तटस्थ भाव से जीवन जीने पे बिलीव करता हूँ। आदमी के जीवन में ऊपर नीचे आता रहता है, प्रशासन हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह आप कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। तो हर चीज को आपको एक्सेप्ट करके एक तटस्थ भाव से जीवन जीना चाहिए, जो गीता सिखाता है। आप कह रहे हैं उतार चढ़ाव की बात, लेकिन 2018 में जब आपने राजनीति में कदम ही रखा था, पहला ही चुनाव आप हार गए और आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से चली गई। क्या उस समय भी आपको नहीं लगा कि अरे क्यों नौकरी छोड़ दी? ऐसा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी मैं कोई लाइफ में अपना डिसीजन लेता हूं, बड़ा थॉटफुल होके, सोच समझ के मैं डिसीजन लेता हूं। और जो भी डिसीजन लाइफ में लेता हूं उसको ओन करता हूं, उसके सारे प्लस माइनस, सारे इम्पैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहता हूं। जिस सीट पे मैं चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। इमरजेंसी में भी हम वहां चुनाव नहीं जीत पाए थे। 1988 में अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहते हुए सबसे सेफ सीट समझ करके वहां बाई इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे। और 2018 तक वहां पे हमारी पार्टी का हार का अंतर पूरे प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट रहता था। तो लगभग मुझे 80-90% तो पता था कि इस सीट पे मैं चुनाव हार जाऊंगा। मेंटली प्रिपेयर थे आप? हाँ, मेंटली प्रिपेयर था कि अच्छा, भाई आप, मेरा कहना बस इतना है कि पॉलिटिक्स में जब अगर आप आ रहे हैं तो एक जीत हार के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप IAS रिजाइन कर रहे हो, आपका पास्ट हो सकता है, उस बर्डन से बाहर आके आप एक क्लीन स्लेट से, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं किसी भी जगह पे, तभी आप सफल होते हैं। तो आपको जिस चीज की बेसिक की रिक्वायरमेंट है वहां पे उतरना पड़ेगा। पॉलिटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई लड़नी है, वो विपक्ष में मैंने खूबी किया। और एक स्क्रैच से, क्लीन स्लेट से हर जगह लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना। बहुत युवाओं के लिए आप प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन अब आपके विभाग पर आते हैं, वित्तीय विभाग पर, जो कि सबसे अहम विभागों में से एक है। इसी साल छत्तीसगढ़ ने GST कलेक्शन में 18% से ज्यादा का
की वृद्धि की है, इंक्रीमेंट किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लोग भी बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए भी बजा दीजिए। लेकिन विपक्ष आपको घेरता है ये कहकर कि फ्री बीज आप लोग दे रहे हैं, लेकिन फ्री बीज आप कब देंगे? जब आपका रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा। ये कैसे हो रहा है? 18% इंक्रीमेंट, जो कि देश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में था। जीएसटी ग्रोथ में हमारा छत्तीसगढ़ हाईएस्ट है और पूरा कंट्री शॉक पे था। कई लोग शॉक पे थे कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने ये अचीव कैसे किया? तो बेसिकली रिफॉर्म्स, जब नियत सरकार की अच्छी होती है, हमारी लीडरशिप, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, हमारे कैबिनेट के साथी यहाँ बहुत मौजूद हैं, सारे लोगों का एक नियत साफ है और इसीलिए सारे रिफॉर्म्स को तेजी से इंट्रोड्यूस किया गया। और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके टेक्निकल बेसिस पे जो बीफा सॉफ्टवेयर होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन पर बेस्ड आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें जो बहुत सिस्टमिक रिफॉर्म्स थे उस पर फोकस किया गया। और ये छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। बट अभी भी मैं बोलना चाहूंगा कि 3 करोड़ की हमारी आबादी है और लगभग 3,300 लोगों से ही मोस्टली जीएसटी आता है, तो 3 करोड़ लोगों में से। तो फिर भी टैक्स नेट बढ़ने की जरूरत है, और लेकिन फिर भी सबका कंट्रीब्यूशन रहा और छत्तीसगढ़ ने रिफॉर्म ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी लिवरेज डेवलपमेंट जो इंट्रोड्यूस किया हमने सिस्टम में, उसके कारण ये सफलता मिली है। अब अगर, क्योंकि देखिए रेवेन्यू इतना अच्छा सरकार को आ रहा है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब हम नवा रायपुर में बैठे हैं तो यहाँ बैठकर हम जो पिछड़े इलाके हैं एकदम, उनका जिक्र ना करें तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। उन पिछड़े इलाकों के लिए आपके बजट में, वो 100 पन्नों का बजट जो आपने हाथ से लिखा था, उस 100 पन्नों के बजट में क्या पिछड़े इलाकों के लिए और किस तरीके से आप उनके विकास पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, हमने जो पहला बजट प्रेजेंट किया था हमारी सरकार का, तो उसमें 10 पिलर्स, 10 स्तंभ, आधार स्तंभ हमने गिनाए थे। उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ था लुक टुवर्ड्स बस्तर एंड सरगुजा, बस्तर और सरगुजा की ओर देखो। और जनमत भी हमको बस्तर सरगुजा में ऐतिहासिक रूप से इस सरकार को मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से बस्तर सरगुजा हमारे विकास की यात्रा में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं तुलनात्मक रूप से, जैसा कि आपने कहा। इसलिए हमारा विशेष फोकस है। आप पूरे बजट को देखेंगे तो बस्तर सेंट्रिक, सरगुजा सेंट्रिक बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा तेंदुपत्ता, 4,000 रुपए से 5,500 रुपए तेंदुपत्ते के प्रति मानक बोरा का भुगतान करने का निर्णय अगर हमारी सरकार करती है तो इसका मेजर लाभ बस्तर सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों को, वनवासी क्षेत्रों को इसका बड़ा लाभ मिल पाता है। आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है कि पिछले दशक से जो भाजपा की पिछली सरकार थी, उस समय से ही बस्तर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। सरगुजा के नक्सलवाद को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। आज बस्तर का धुड़माराज जैसा गांव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट 20 टूरिज्म विलेज में शामिल है। आज कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो ये सारी चीजें आज सब तरफ हो रही हैं। चाहे मैं तेंदुपत्ता की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, 18 लाख लोगों को पिछले 5 साल में आवास के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। 18 लाख लोगों को 1.5 साल में हमारी सरकार ने आवास स्वीकृत किया है। इसका मेजर प्रॉफिट जो गरीब लोग हैं, गरीब अंचल हैं, उस एरिया के लोगों को मिलता है। तो हमारी सरकार तो मूलतः अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकार है, जो समाज की विकास यात्रा में सबसे पीछे खड़ा है। उसके लिए केंद्रित होकर हमारी विकास रणनीतियां होती हैं। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि जैसे पहला जो बजट हमारा था ज्ञान पर केंद्रित था, इस बार के बजट में हमने गति को फोकस किया, जिसमें कैपेक्स करना, मैक्सिमम पूंजीगत व्यय करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रैपिड करना, ये हमारी रणनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। तो जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक अर्बन ग्रोथ नहीं होगा, तब तक विकास की यात्रा को एक ग्रोथ इंजन नहीं मिल सकता है। इसलिए नवा रायपुर हमारा तेजी से विकसित करता हुआ एक सेंटर है। आज ही हमारे कैबिनेट ने SCR पास किया है, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें नवा रायपुर, रायपुर, बीरगांव, भिलाई 3, पावर हाउस, चरौदा, रिसाली, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, इस पूरे अंचल को एक करते हुए एक यूनिफाइड प्लानिंग जो भारत सरकार की नीति आयोग का मैंडेट है, उसके अनुसार एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग इंश्योर की जा रही है, ताकि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ग्रोथ इंजन बन सके और यहाँ से जो
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो मैक्सिमम रेवेन्यू आएंगे, उसी से हम बस्तर के नक्सलवाद के खात्मे के लिए, बस्तर ओलंपिक के लिए, बस्तर के पोंडुम के लिए, वहां के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, वहां के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हम खर्च कर पाएंगे। तो हमारा एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। आप क्योंकि देखिए इस वाले बजट में गति के कॉन्सेप्ट पर आप लोग बजट लेकर आए, गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये 4 फैक्टर्स थे इसमें। जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर देखिए आप पर्यावरण मंत्री भी हैं, क्योंकि तो ये सवाल आपसे पूछना है मुझे, पर्यावरण के साथ हम कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ हम कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं। और बस्तर, आप बार बार आपकी बात में बस्तर का जिक्र था, बस्तर की तो प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि आप बैठकर उसे निहार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर किस तरीके से आप लोग बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पर क्या सरकार का फोकस है? देखिए अभी हमारे कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हो रहा था कि जो जितने पेड़ कटेंगे उससे ज्यादा पेड़ उगाए जाएंगे। जहां भी कोई भी माइनिंग एक्टिविटी अगर कहीं हो रही है, तो कहीं भी अगर कोई माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन का पैसा, कैंपा का पैसा, उसको उपयोग करते हुए वन क्षेत्र जितना डीके होता है उससे ज्यादा वन क्षेत्र विस्तारित किया जाएगा। यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे कैबिनेट में सबको निर्देशित कर रहे थे और ये स्वाभाविक तौर पर होता है। पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, पर छत्तीसगढ़ के वन्य क्षेत्र के 1% भी क्षेत्र में माइनिंग नहीं हो रहा है। माइनिंग के कारण 1% क्षेत्र को भी, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र को नुकसान नहीं हुआ है और जितना माइनिंग हो रहा है उससे ज्यादा वन विस्तारित करने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। पर दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सबको पर्यावरण को भी बचाना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंश्योर करना है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे पॉलीमाटेक जैसी कंपनी आई, सेमीकंडक्टर की यूनिट है, एआई डेटा सेंटर यहाँ पे नवा रायपुर में बनने जा रहा है, टेक्सटाइल पे हम काम कर रहे हैं, गारमेंट्स पे हम गारमेंट इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, मेडी सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, एजू सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो अल्टीमेटली नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को भी, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। कुछ जिलों में कहा जा रहा है कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वाटर लेवल नीचे चला जाएगा तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां के लोग तो और पिछड़ जाएंगे, जो बैकवर्ड इलाके हैं उनके लिए सरकार की क्या योजना है? जी देखिए, बहुत सारी चीज, जैसे आपने इन्वायरमेंट की बात कही, आपने वाटर लेवल की बात कही, आपने पर्यावरण की बात कही, हम सबकी जिम्मेदारी, सरकार को निश्चित रूप से पॉलिसी बनाना है, सरकार को काम करना है, बट हम नागरिकों के तौर पर भी हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज हम छत्तीसगढ़ के गांव में जाते हैं, सब जगह तालाब खुदे हुए मिलते हैं, वो कोई मनरेगा से नहीं खुदे हैं, लोगों ने अपने से तालाब बनाया है। अब आज हम जाते हैं तो 100-100 साल पुराने बरगद और पीपल के पेड़ लगे हुए मिलते हैं हमको, जो आजादी के पहले के लगे हुए हैं। उसको किसी आदमी ने मनरेगा से या सरकार की किसी योजना से वो पेड़ नहीं लगाया है, वो पेड़ कहीं लोगों ने अपने जन सहयोग से लगाया। आज हम एसी में बैठते हैं, हम सारी बिजली, गीजर भी यूज करना है, एसी भी यूज करना है, एसी यूज करना है और रजाई ओढ़ के सोना भी है। तो हमको भी, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर भी पर्यावरण की दिशा में सोचना चाहिए। पर्यावरण पे हम बात करेंगे के साथ ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल रैपिड फायर टाइप सवाल हैं ये। डेफिनेटली। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? वैसे तो आईएएस अफसर आप नहीं बोलेंगे, इसके अलावा आप क्या होते ये बताइए जल्दी से हमारे दर्शकों। बहुत बड़ा साहित्यकार और बहुत बड़ा इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। फेवरेट स्टॉक मार्केट में मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता, मुझे लगता है शायद देश और दुनिया जानती। तभी आपने 2 करोड़ से 24 करोड़ बना। वो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये तो बस एक झलक है, जस्ट ट्रेलर मैम। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की और इंडिया की स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, जो स्टोरी है, उसमें तो ये कुछ भी, मतलब ये छोटी छोटी बातें, यू कैन मेक बिलियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। एक फेवरेट छत्तीसगढ़ी व्यंजन डिश जो आपको सबसे ज्यादा पसंद? पनपुरवा रोटी, मोटा रोटी, अंगाकर रोटी। जी क्या बात है। और फेवरेट पास टाइम क्या है? खाली बैठे होते हैं तो क्या करते हैं? नेचर के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, जोरदार तालियां ओपी चौधरी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।